वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये हमारा तीसरा सेशन है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाए कि मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो आज का जो हम टॉपिक है हमारा, जो जो चंद टॉपिक मैंने लिए हैं, उसमें मेन चीज़ ये कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी हमने देखी थी पिछली दफ़ा कि कस्टमर जर्नी असल में होती क्या है और क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो हमने देखी थी। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप था हमारा उस जर्नी में, वो था अवेयरनेस कैंपेन। तो वो जो अवेयरनेस कैंपेन है उसमें उसको आज हम देखेंगे कि अवेयरनेस कैंपेन होती क्या है। इसी तरह से जो जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट करना चाह रहे हैं, असल में ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप प्रॉपरली कोई मार्केटर नहीं हैं या आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं भी कर रहे, तो अपनी चीज़ों के लिए, अपने तमाम एफ़र्ट्स के लिए जो आप कर रहे होते हैं लाइफ में, इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है ताकि छोटे छोटे स्टेप्स आप लेके उन चीज़ों को आप मार्केट कर सकें, अपने आप को मार्केट कर सकें। यानी अगर आप अपने आप को जॉब के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो अब ज़ाहिर है कि कोई भी चीज़ हम मार्केट करते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, या हम कोई प्रोडक्ट्स मार्केट करते हैं या कोई सर्विसेज मार्केट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के कुछ फ़ीचर्स होते हैं, कुछ खसूसियात होती हैं, और उन खसूसियात की वजह से जो कस्टमर होता है या बायर होता है, उसको उससे कुछ बेनिफिट हासिल होता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ीचर्स और बेनिफिट्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है ना। और इसके बाद क्योंकि हम बात करें आज अवेयरनेस कैंपेन की, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अवेयरनेस कैंपेन किस तरह चलाई जाती है, कौन कौन से चैनल्स होते हैं, कौन कौन से यानी सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह से होती है। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जब भी ये कैंपेन चलाई जाती है तो कोई उसके एडवर्टाइजमेंट होता है किसी तरह का। तो उसमें कोई पोस्ट है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर जाते हैं तो वहाँ कोई पोस्ट है या कोई वीडियो आप डालते हैं, या नॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह में, तो किस तरह से उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए, इस चीज़ के बारे में आज हम मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा पहला आज का स्लाइड है। ये हम पहले भी स्लाइड देख चुके हैं कि अवेयरनेस सबसे ये कस्टमर जर्नी है, असल में इसको फ़नल भी कहते हैं, इसलिए कि ये ऐसा होता है कि ऊपर सबसे टॉप पे लोग ज़्यादा होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते जो एक्चुअल बायर्स हैं वो कम रह जाते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टेप उसमें अवेयरनेस, कि कस्टमर को अवेयरनेस पहुँचानी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है उसको। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब उसको अवेयर हो जाता है किसी चीज़ के, हमारी प्रोडक्ट्स के सर्विस के बारे में, तो फिर वो उसके बारे में इंटरेस्ट शो करता है कि हाँ यार ये चीज़ उसके लिए ज़रूरत है या उसको काम की है, या वो चीज़ वो जो ढूंढ रहा होता है उसको वो उसमें कुछ उसका इंटरेस्ट पैदा होता है। उसके बाद वो कंसिडर करता है कि हाँ यार ये चीज़ काम की है, ली जाए या ना ली जाए, वो फैसला करता है। फिर उसके बाद उसको एवेलुएट करता है। एवेल्यूशन में क्या है कि उसकी वो सारी चीज़ें देखता है, डिटेल्स, फीचर्स, प्राइसेस वगैरह कंपेयर करता है दूसरी जगहों से, और फिर उसके बाद वो परचेज़ करता है। तो ये एक टिपिकल कस्टमर जर्नी है। खुद हम भी जब इसी तरह किसी परचेज़ के अमल से गुजरते हैं तो ये सारी चीज़ों के स्टेप से हम गुजरते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं आम ज़बान में कस्टमर जर्नी। अब ये क्योंकि कस्टमर जर्नी के बारे में हमको पता है, मालूमात है कि कस्टमर जर्नी क्या होती है, इस तरह से इतनी स्टेप से गुजर के होती है, तो अगर हम ये जान लेते हैं तो हमें ये आसानी हो जाती है जानने के बाद कि हम बीइंग अ मार्केटर, किसी चीज़ को अगर मार्केट करना है, अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो हमें पता होना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यार हम हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विस है या हमारा जो कस्टमर है वो किस स्टेज पर है हमारे साथ। तो जिस स्टेज पे वो कस्टमर हमारे साथ है, उस स्टेज पर जो है वो हमको उससे किस तरह ट्रीट करना चाहिए, क्या उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए, और क्या इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कस्टमर अगर फॉर एग्जांपल मैं ये और समझाने के लिए बता देता हूँ कि जो कस्टमर अवेयरनेस के स्टेप पे होगा तो वो कभी भी आपसे परचेज नहीं करेगा 100%। वो सिर्फ अवेयरनेस से के बाद उसको आप इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट शो करता है आपकी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए जैसे आप हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जब फेसबुक वगैरह में आप जाएंगे तो कोई कंपेन चलाएंगे, जब आप पेड कंपेन जो होती है फेसबुक की, तो उसमें होता है कि रीच की कंपेन कहलाती है। रीच मतलब यू वांट टू सेंड योर मैसेजेस टू सर्टन नंबर ऑफ पीपल, कि इतने इतने उम्र के लोग हों, इतने अमाउंट मतलब इतने लोग हों जो इस एरिया में रहते हों। ये तमाम चीज़ों को देखकर हम ऐसी एक कंपेन चलाते हैं जिसमें लोगों तक वो पैगाम अपना पहुंचाते हैं।
तो बेसिकली क्या होती है कि उस पैगाम के को वो रीच कैंपेन, उसको वो लोग रीच कहते हैं, वो बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन होती है कि लोगों को हमारा पैगाम पहुँचे, लोग वहाँ तक उनको मिले। उसके नतीजे में कोई लोग अगर हमारा नंबर देख के या हमारे मैसेजिंग के ज़रिए या जो भी हमने उनको कॉन्टेक्ट का तरीका बताया है उस ऐड में, उसके ज़रिए अगर वो हमें रब्ता करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यार अब ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और ये वो लोग जो हमसे रब्ता करते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, लीड्स। उसको हम कहते हैं कि लीड्स बन गए, ये हमारी लीड है, इसके थ्रू अब हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चली जाती है बात। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि रीच को बढ़ाना। इसी तरह से देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि कुछ ये भी पिछले भी लेक्चर में मैंने थोड़ा बताया था, सेल्स और मार्केटिंग दोनों जो है ना, वो बड़ी मिलती जुलती टर्म्स हैं। तो उसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग क्या होती है, जैसे ये आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाई या फेसबुक के ऊपर आपने एक रीच कैंपेन चलाई, और उस या टीवी के ऊपर कोई ऐड चलाया आपने, टीवी के नतीजे में तो जब लोग आए उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, तो उस जब उसको लोग इंटरेस्टेड हो गए और उस प्रोडक्ट के बारे में मालूमात करना शुरू की, तो वहाँ से काम शुरू होता है सेल्स के लोगों का। तो फिर सेल्स के लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर वहाँ से ऑनवर्ड्स वो टेक ओवर करते हैं, कस्टमर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, अगर उसके जहन में कुछ डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हैं, अगर प्राइसिंग से रिलेटेड कोई उसके दिमाग में इशू हो तो उसको क्लियर करते हैं। तो ये काम सेल्स का होता है। तो इसी तरह से अवेयरनेस की कैंपेन तक जो है ना, वो मार्केटिंग के लोग होते हैं। जब कस्टमर सीरियसली आके उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू करें तो उस वक्त सेल्स के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सेल्स का काम ये होता है जो कस्टमर्स आएँ उनको वो इन्फॉर्मेशन, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना जो वो चाहता है। ओके, अवेयरनेस कैंपेन में दो तीन चीज़ें होती हैं जो हमें समझना चाहिए। जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को का अवेयरनेस कैंपेन चला रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो कौन लोग हैं, यानी किन के लिए हम ये कैंपेन चला रहे हैं। तो उसमें जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं उसमें जो कैटेगरी की वाइज तीन तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक वो कस्टमर होता है जिसको ये प्रॉब्लम, उसको यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स या अपने इश्यूज़ का अवेयरनेस ही नहीं होता, और ना ही क्योंकि ज़ाहिर उसको अपने प्रॉब्लम्स का भी अवेयरनेस नहीं है तो उसको सोल्यूशंस का भी पता ही नहीं है, इसीलिए। दूसरे टाइप ऑफ कस्टमर्स वो होते हैं जिनको अपनी प्रॉब्लम्स का तो अवेयरनेस होती है लेकिन उनको उसका सोल्यूशन नहीं पता होता कि हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है ना। और थर्ड कैटेगरी वो होती है जिनको कि अपनी प्रॉब्लम से भी अवेयरनेस होती है, उनको सोल्यूशन का भी पता होता है कि कैसे उसको सोल्यूशन करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि किस तरह वो सोल्यूशन को फाइंड आउट करें। तो उनको एक आपने अवेयरनेस देनी होती है कि हम अवेलेबल हैं और हम आपको ही फलां टाइप ऑफ सोल्यूशंस जो है ना प्रोवाइड कर देते हैं, करेंगे। ये चीज़ मैंने मतलब आपको बेसिक समझाई, तीन तरह के जो कस्टमर्स हैं इनका आप कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर आगे और वाज़ेह होते चले जाएंगे कि ये इससे मेरा मकसद क्या है। तो फर्स्ट वो होते हैं जिनको अपने ना प्रॉब्लम्स का पता होता है ना सोल्यूशंस का। दूसरे वो होते हैं जिनको के प्रॉब्लम्स का तो पता होता है लेकिन सोल्यूशंस का नहीं पता होता है कि हाउ टू फाइंड दैट सोल्यूशन। और तीसरे वो होते हैं जिनको प्रॉब्लम का भी पता होता है, सोल्यूशन का ही पता होता है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू फाइंड दैट सोल्यूशन, को कहाँ से किस तरह से उनको सोल्यूशन मिल सकता है वो उनको मालूम नहीं होता। ये इसी जब इस तरह से जब आप कस्टमर्स को कैटेगराइज करके देखेंगे तो जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च करते हैं तो इसी तरह लॉन्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट या अपनी मार्केटिंग कैंपेन इसी तरह लॉन्च करते हैं कि उन कस्टमर को टारगेट किया जाए कि जो या तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम अवेयरनेस नहीं है, या उनको प्रॉब्लम को पता है, सोल्यूशन बताना है उनको, या फिर उनको जो है वो सिर्फ ये सब कुछ पता है, सिर्फ उनको बताना है कि यार वी आर द पीपल हु कैन प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। ये तीन तरीके से आप अप्रोच करते हैं कस्टमर को। अच्छा, अब उसके बाद मैं बता देता हूँ कि एक और चीज़ है कि ये बाज़ वक़्त ये भी बड़ा यानी मिस्टेक होती है जो मोस्टली लोग कर रहे होते हैं कि कस्टमर्स की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जो प्रॉब्लम्स कस्टमर की होती है वो उसका पेन पॉइंट होता है, ठीक है ना, कि यानी उसका एक पेन पॉइंट होता है यार इसका, और उसका वो सोल्यूशन तलाश कर रहा होता है मोस्टली, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, उसके फीचर्स बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जो फीचर्स होते हैं कस्टमर जो किसी भी प्रोडक्ट के ऑब्वियसली वो फीचर्स होते हैं जो कि हमने मार्केट में देख के लोगों की प्रॉब्लम्स को देख के ही बनाए होते हैं। लेकिन जब कस्टमर परचेज़ करता है कोई प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी फ़ीचर्स को देख के नहीं बाय करता, बल्कि उसमें से यानी उन प्रोडक्ट्स उन फीचर्स की वजह से उस कस्टमर को क्या फ़ायदा हो रहा है ये चीज़ देखकर जो है ना वो हमेशा प्रोडक्ट को परचेज़ करने का डिसीजन लेता है। यानी फ़ीचर्स पे नहीं लेता कि आप बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट दे देंगे भाई। फॉर एग्जांपल बहुत सारी मैंने देखा है कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में
लोग बड़ी लंबी चौड़ी अपने बारे में बताते हैं कि हम 20 साल पुरानी कंपनी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये इतना सब कुछ है इनके पास, ये मैं मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा है। तो असल में कस्टमर जो सुनना चाहता है वो सुनना चाहता है जो उसके लिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूज़िक टू द ईयर्स, जो उसके कानों के में रस घोलती है चीज़ वही होती है कि यार मेरा जो मसला है वो आप कैसे सॉल्व करोगे। और अगर आप मेरा मसला अच्छी तरह सॉल्व करते हो, एक इफ़ेक्टिव वे में सॉल्व करते हो और एक इकोनॉमिकल प्राइस मुझसे लेते हो, ये चीज़ें वो जो कस्टमर जानना चाहता है, जो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहता है, उसको आपकी कंपनी से, आपके बहुत सारे लंबे चौड़े प्रोफाइल से कोई इतना मतलब उससे कोई उसको सरोकार नहीं होता। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि फ़ीचर्स होते हैं, फ़ीचर्स लिखने चाहिए प्रोडक्ट के साथ, और अगर कस्टमर चाहता है कि वो फ़ीचर्स जानना तो उसको बताना चाहिए। लेकिन फर्स्ट जो है कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर वो सीरियस होता है, उसको कंसिडर करता है, तो उसके बेनिफिट्स देखती है, मैं इसको लूँ तो मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा, राइट। ये चीज़ जो है ना पहले हाईलाइट करनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि देखिए हमें ये पता है कि बहुत सारे तरीक़ों से ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सकती है। जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ईमेल मार्केटिंग, हालांकि बहुत पुराना तरीका है लेकिन ये अब भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और ख़ास तौर पे इसमें अवेयरनेस, एक तो एक होता है ना अवेयरनेस कैंपेन आपने लॉन्च की, उसमें कुछ लोग आ गए सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आ गए, तो उसके बाद उनको फॉलो अप करने के लिए भी ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। इसी तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर टीवी ऐड कंपेन्स हैं, टीवी के ऊपर भी ऐड चलते रहते हैं, आपको पता है कि वो भी इसी तरह से, तो यानी उनका काम क्या होता है कि बाकायदा लीड जनरेट कर रहा है, कस्टमर्स को अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट लेवल पे, कंसिडरेशन के लेवल के ऊपर लेके आना, ठीक है ना। तो अब जब तक कस्टमर यानी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो फिर कस्टमर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएगा। तब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं तो क्या होता है सूरत हाल। देखिए सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हम इनको क्यों उतनी अहमियत देते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट्स। ये जो प्लेटफॉर्म्स है बुनियादी तौर पे ये एक तरह के ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग आते जाते हैं, यानी ये एक वर्चुअल मार्केट्स हैं जहाँ पे कस्टमर्स या लोगों का फ्लो होता है। यानी फुट स्टेप्स, मैंने आपको बताया था पिछले उसमें भी कि जैसे फुट स्टेप्स होते हैं, जैसे मॉल्स वगैरह जो है वो ऐसे कैमरे लगाते हैं जिससे कि फुट स्टेप्स काउंट करते हैं कि कितने वॉक इन कस्टमर हमारे मॉल में आए, तो उसी हिसाब से बताते हैं कि यार हमारे मॉल में आप दुकान लेंगे तो आप फिर एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं कितना बिजनेस आप जनरेट कर सकेंगे। तो इसी तरह फेसबुक है, अब दायरे ऑल ओवर द वर्ल्ड शायद ही कोई आदमी होगा जिसके पास फेसबुक का अकाउंट ना हो, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स किस बिज़नेस के पास ना हो, टिकटॉक अब इस वक्त मोस्ट पॉपुलर जो है वो ऐसा वाला ऐप है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब जो है वो सर्च इंजन में गूगल के बाद इस वक्त दूसरा बड़ा सर्च इंजन यूट्यूब है। यानी गूगल में जिस तरह लोग जाके सर्च करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, इसी तरह यूट्यूब पे भी लोग जाकर जो है ना सर्च करते हैं। तो दूसरा बड़ा सर्च इंजन है इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड यूट्यूब। तो जाहिर है कि यहाँ पे भी बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है और हर तरह की व्यूअरशिप है, लोग गाने सुनते हैं, लोग एजुकेशन देखते हैं, लोग ड्रामास देखते हैं। तो ज़ाहिर है एक ऐसा चैनल है जहाँ बहुत लोग आते हैं, तो उस लोगों के उस फ्लो से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इसलिए ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप किस तरह करें। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए ज़ाहिर सी बात है, आप जाएंगे तो वहाँ एडवर्टाइज़ करेंगे। आप जब एडवर्टाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली एक तरीक़ाकार होगा जिसके तहत वो एडवर्टाइज़ करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स हैं कि आप किस तरह वहाँ जाएंगे, किस तरह कैंपेन चलाएंगे, लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं टिपिकली अवेयरनेस कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अवेयरनेस कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कौन ऑडियंस है आपका। यानी अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने फेसबुक के ऊपर एक ऐड डाल दिया या टीवी के ऊपर एक ऐड डाल दिया और उसको सब लोग देख रहे हैं, और देख के ऐसा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं वो इतनी कॉमन होती हैं कि हर आदमी की ज़रूरत होती है। तो उस तरह की जगहों पे तो चलो इट्स पॉसिबल, लेकिन ज़ाहिर है कि हर प्रोडक्ट इस तरह की नहीं होती। तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है।
जिस जो कि आपका ऐड या आपकी प्रमोशन ये सब चीज़ें देखेंगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको सबसे पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है जो देखेगा इन सब चीज़ों को। इसके बाद आपको ये देखना है नेक्स्ट कि आपको डिटेल रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो हमारी तरह की प्रोडक्ट्स हैं या हमारी तरह की जो सर्विसेज हैं उसमें कितनी और कंपनियां और क्या काम कर रही हैं और किन किन चैनल से किस तरह एडवर्टाइज देनी है। ये सारा आपके पास एक पूरा एक रिसर्च वर्क होना चाहिए जिसके बेस के ऊपर आप डिफ़ाइन करें। यानी सिंपली मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि एक उन्होंने बनाया छोटा सा फ्लायर उसको पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, फिर बाद में कंप्लेन किया यार हमने तो पोस्ट किया था, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता वगैरह वगैरह। लेकिन वही बात है कि उसको आपने इफ़ेक्टिव बनाया इतना कि जो कि ऑडियंस को सर्व करे। ये सब चीज़ें नहीं थी उसमें, कौन ऑडियंस होंगे आपके, कौन देखेंगे, ये मैं आपको भी थोड़ा आने वाले लेक्चरों में और ज़्यादा ये वाली बातें बताऊँगा। तो मैंने अब दूसरी चीज़ें कि इन्फ्लुएंसर्स को बताया, इंटरेक्टर वीडियो फॉलोअर्स जो फॉलो करते हैं आपको, जो आपकी लीड्स की शक्ल में आपके पास आते हैं, जो आपसे सवालात पूछते हैं, उसको आपको जवाब देना है, उन चीज़ों का जवाब देना। और फिर कुछ लोग जो फीडबैक दे रहे होते हैं आपके पेज के ऊपर आके फेसबुक पे या किसी और तरह से कोई कमेंट दे रहे होते हैं, तो उन कमेंट्स पे तवज्जो देनी चाहिए, देखना चाहिए कि लोग क्या दे रहे हैं और उनको उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए, या उनकी प्रॉब्लम को या उनकी कमेंट्स को जो है ना असेस करना चाहिए कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये चंद वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। लेट्स मूव ऑन। अब दूसरी बात ये कि अब मैं बताऊंगा कि कोई पोस्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल पोस्ट आपको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इस बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोस्ट मैं बना रहा हूँ, जो कि मैं डालूंगा किसी भी जगह फेसबुक पे या किसी और ऐसे चैनल के ऊपर जहाँ से उसकी एडवर्टाइजमेंट हो, उस पोस्ट में उसका उसका क्या गोल क्या होगा, पर्पस क्या होगा उसका। यानी वो जाके पोस्ट क्या करेगा। सबसे पहले ज़ाहिर है हम तो क्योंकि इस पर बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस तो क्रिकेट क्रिएट करेगा, लेकिन उस अवेयरनेस किस चीज़ के बारे में क्रिएट करेगा, उसकी क्या डिटेल्स है, ये सब चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो टारगेट ऑडियंस है कि हमारे ये जो इस चीज़ को कौन देखेगा, असल में बार बार मैं जो बात कर रहा हूँ कि टारगेट ऑडियंस, तो असल में वही लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी पोस्ट को देख कर के जो लोग उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या उनकी वो ज़रूरत है या वो सर्च कर रहे हैं, वो आपके टारगेट ऑडियंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो टारगेट ऑडियंस को डिफ़ाइन करने के लिए फेसबुक में बहुत सारे फीचर्स दिए होते हैं ऐसे, जिससे कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को तलाश कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में एक फ़ीचर होता है कि भाई आप जब ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें दे सकते हैं भाई 25 एंड ऑनवर्ड्स वाले लोगों के लिए ये पर्टिकुलर पोस्ट है। तो या फिर ये अगर छोटे बच्चों के लिए कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो छोटे बच्चों के लिए सर्व करती है, तो फिर 15 टू ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट है। तो ये सब चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, एज वाइज, एजुकेशन वाइज, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं उसमें। और कोई एरिया वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफ़ाइन हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह से आप जो अपनी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो कहाँ उसको यूज़ करना चाहते हैं, आप किस जगह आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, या किस जगह उसको अपना जो पोस्ट है उसको किस जगह यूज़ करना चाहते हैं ताकि वो ऑडियंस अट्रैक्ट हो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें कि टेम्पलेट वगैरह से भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि ग्रेजुअली आपको मैं थोड़ा सा और रिपीट करूँगा, ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, इस वक्त मैं इसको छोड़ देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दूसरा है कि इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। अच्छा, ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये वाले चीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे इसमें जो पोस्ट डाली जाती है फेसबुक पे या दूसरे एडवर्टाइजमेंट चैनल्स के ऊपर, मैंने देखा उसके अंदर जो है ना कॉल टू एक्शन नहीं हो रहा, यानी कस्टमर्स को ये नहीं पता होता कि अब हमें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है ना। मैं आपको एक कुछ भी वो दिखाता हूँ, पोस्ट दिखाता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ कि कैसे जो है ना वो प्रोडक्ट्स कैसे वो जो है ना लोगों के लिए अट्रैक्ट हो सकती है। देखिए अब ये एक वो है ऑनलाइन कुरान क्लासेस, क्योंकि जब से माशाल्लाह ये इंटरनेट का सिलसिला शुरू हुआ है, मतलब अब जब से कोरोना आया ख़ास तौर पर, उसके बाद इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया लोगों का। तो इवन पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ के करीब से उनको कोई ऐसा कुरान का ट्यूटर नहीं मिलता।
तो वो ऑनलाइन के ऊपर लोग तलाश करते हैं कि कुरान का ट्यूटर। लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए जो फ्री में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे इशू आता है कि जो बच्चे ख़ासतौर पर हमारे पाकिस्तानी नेशनलिटीज़ के हैं या इंडियन है या बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उन लोगों का इशू है कि वो अरबिक स्पीकिंग नहीं होते। तो वहाँ ज़्यादा टीचिंग स्टाफ वगैरह अरबिक स्पीकिंग होता है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ जाके थोड़ा मुश्किल होती है कम्युनिकेट करने में बच्चों को उनसे, खासतौर पर छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको ये बड़ी चीज़। अब ये कुरान का एक और भी बात है कि जितनी भी यंग फैमिलीज़ हैं, इनके छोटे बच्चे हैं, उनका उनको कुरान तो एक ऐसी चीज़ है कि वो हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने मुस्लिम फैमिलीज रह रही है उनकी ज़रूरत है। इसी तरह से जब यूरोप और अमेरिका और ऐसी साइड पर कनाडा ऐसी जगह चले जाते हैं हम, तो वहाँ पे भी ये इशू आ जाता है कि भाई वहाँ तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं टीचर्स की जो भी पढ़ा सकें इस तरह से, या है तो बहुत दूर है और आना जाना ज़ाहिर सी बात है अब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है टाइम के हिसाब से। तो लोग ढूंढते हैं ऑनलाइन कुरान टीचिंग। तो अब ये देखिए एक पोस्ट हमें सिंपल सी पोस्ट दिखाई है आपकी कि देखिए इस पोस्ट में बताया गया है कि ऑनलाइन कुरान टीचिंग है। लेकिन इस पोस्ट में आपको एक बड़ी अजीब सी बात लगेगी। ये सारे पोस्ट मैंने नेट से ही ली है। देखिए इस पोस्ट में कहीं भी आपको ये नहीं पता चल रहा कि उन लोगों से सिर्फ उन्होंने एक अपना वेबसाइट दिया है, उस वेबसाइट के थ्रू जाके उनसे कांटेक्ट करना है। कोई फ़ोन नंबर कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ और कोई फर्दर डिटेल इसके बारे में एक्सपर्ट अपने देखिए ये वाली बात है ना कि जो उन्होंने फीचर्स बता दिया, क्लासेज विद एक्सपर्ट ट्यूटर इन्होंने अपना फीचर बताया कि हमारे पास एक्सपर्ट ट्यूटर है। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिससे कि लोग देख के चार होकर अट्रैक्ट हो गए, हाँ यार ये चीज़ शायद मेरे बच्चे के लिए बेस्ट हो जाए। अब मैं आगे चलता हूँ, ये मैं सिर्फ सिंपल के एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए इन्होंने थोड़ा सा ये मॉडिफाइड है कि ऑनलाइन कुरान क्लासेज इन्होंने थोड़ा सा फीचर अपना एक्सटेंड किया है। उन्होंने बताया कि इसमें नमाज भी सिखाएंगे, थोड़ी तफसीर भी सिखाएंगे, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा एक जुमला इन्होंने नीचे डाला है, हालांकि ये जुमला इतने नीचे नहीं डाला था, इसको तो ऊपर तरीके से डालना चाहिए था, जो कि असल बेनिफिट है ईजी टू लर्न फ्रॉम होम। बेसिकली ये है वो फीचर जो कि इस वक्त हाईलाइट ज़्यादा होना चाहिए था कि यार आप लर्न फ्रॉम योर होम, लर्न फ्रॉम योर ईजी एनवायरनमेंट। ये वो जुमला है जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उन लोगों को जो लोग अपने बच्चों के लिए कुरान का ट्यूटर ढूंढ रहे हैं। तो अपने घर से बैठ के, क्योंकि वालिदैन की निगरानी में, क्योंकि बच्चों को ले जाना छोड़ना लाना एक तो वो भी मुश्किल है, फिर दूसरे प्रेमिसेस पे छोटे बच्चों को छोड़ना वैसे ही पेरेंट्स पसंद नहीं करते। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये वाला ज़्यादा यानी जो जो पेन पॉइंट है कस्टमर्स का वो ये कि उनको कहीं और भेजने के बजाय हम अपने घर में बैठ के बच्चों को कुरान पढ़ा लें। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वजह से फिर बाद इन्होंने खैर कॉलिंग नंबर दिया है, अपना लोगो भी दे सकते हैं वगैरह, इन्होंने खैर सैम्पल है क्योंकि मैंने नेट से लिया है। अब ये वाला जो है ये मैं ख़ास तौर पर दिखाना चाहूँगा, ये कंपेरेटिवली बेहतर है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीज़ें भी सबसे पहले उन्होंने जो है ना कुरान की एक आयत कोट की है कि जिसमें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई उन तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़ाए और कुरान सीखे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है इन्होंने डाली। फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक नाम दिया है जो डिपेंड करता है कि अतारी जैसे लिखा हुआ है। तो अब उसमें उन्होंने ये जो अतारी ऑनलाइन कुरान एकेडमी जो उन्होंने लिखा है, तो इससे जो बरेली मसलक के लोग हैं वो तो फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने ये बड़ा अपना एक यानी गुड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं फ़ौरन आ सकते हैं। उसके बाद अब जाके उन्होंने तीसरे लेवल पे वो हेडिंग दी है कि लर्न कुरान ऑनलाइन एट होम, बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन कुरान, ये इन्होंने तीसरे लेवल पे ला के डाला है। हालांकि ये चीज़ मेरे ख्याल से वो अगेन की सबसे टॉप पे होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने बारे में कुछ अपनी डिटेल्स दिए, कोर्सेज दिए, लेकिन निस्बतन ये बेहतर है। अच्छा इसमें देखिए कि उन्होंने जो ऐड है इसको बनाने के लिए, देखिए एक तो चीज़ होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, मतलब एक डिज़ाइनर है जिसने मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर में एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह में इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। एक तो वो उनका एक्सपर्टाइज है कि वो किस तरह उसको करते हैं। लेकिन साथ साथ जब किसी आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग जो उनसे डिज़ाइन करवा रहे होते हैं अपने काम के लिए, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करूं जो कि मेरे कस्टमर्स के लिए चार्मिंग हो सकती हैं, अट्रैक्टिव हो सकती हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने बच्चे शो किए हैं जो जो उस एज ग्रुप के बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें कि ज़ाहिर पेरेंट्स को बड़ी एक वरी होती है कि अब बच्चों को कुरान पढ़ना शुरू करना चाहिए इस एज से, 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे एज में बच्चे पढ़ना शुरू करें तो फिर टाइमली उसको ख़त्म कर सकते हैं नाजरा या कुछ और आगे की तरफ जा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड। अब मैंने उसके बाद मैंने एक बात की थी तो
अभी एक तो मैंने बताया ना कि तो जो ग्राफिकली डिज़ाइन हो गया, तो लेकिन उसके साथ एक क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। तो क्रिएटिविटी जो है वो, एक तो वो क्रिएटिविटी है कि भाई एक फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जो बड़े एक्सपर्ट है, वो किसी एक कंपनी में, बड़ी कंपनी में बहुत अरसे तक काम कर रहे हैं, मतलब उसी टाइप के प्रोडक्ट देख रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको तो चलो समझ आ जाती है। लेकिन जो ग्राफिक डिज़ाइन नॉर्मली होते हैं वो आज किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, कल किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनको ये सारी डिटेल्स उनको बतानी पड़ती है जो बनवा रहे होते हैं उनसे। तो उनको जो है यानी वो क्रिएटिविटी ये के रिलेटेड देना पड़ता है। तो जैसे जो कंपनियों में जो लोग, एडवर्टाइजिंग कंपनी में जो लोग ये काम कर रहे होते हैं, उनको क्रिएटिव विजुलाइजर्स या क्रिएटिव आर्टिस्ट, ये सब चीज़ें उनको नाम दिया था कि वो नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने लास्ट एक बात की थी जो मैंने बताया था कि कॉल टू एक्शन, कि कस्टमर्स अगर आते हैं और ये ऐड देखते हैं तो उनको उनको सबसे ज़्यादा चार्मिंग चीज़ क्या लगती है उसमें? देखिए ये 3 डेज़ फ्री ट्रायल, 3 डेज़ फ्री ट्रायल, यानी 3 दिन तक अपने बच्चों को पढ़वा के देख लें। अगर आपको हमारा अंदाज़, हमारा सब कुछ समझ में आता है, तो फिर आप क्या होगा कि आपके बच्चे हमारे साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप हमें परमानेंटली हायर कर लें। तो ये जो चीज़ होती है 3 डेज़ फ्री ट्रायल की, जिसमें आप फ्रीली 3 दिन तक आप जो है उसको एक्सपीरियंस करके देख लें, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको कहते हैं लीड मैग्नेट, यानी ये वो मैग्नेट जो होता है जिसके ज़रिए लोग कांटेक्ट करते हैं। तो जब आप लोगों ने कांटेक्ट की तो ऑब्वियसली जब मैं जाऊंगा आपको कॉल करूंगा तो मेरा नाम पूछेंगे, मेरा नंबर तो आपके पास आ ही जाएगा अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए जा रहे हैं। तो ये जो डेटा बनेगा आपके पास, तो ये फ्यूचर में भी आप उनको बार बार कांटेक्ट में रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कोई नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ये भाई हमने हिफ्ज़ भी शुरू करा दिया है, हमने कुछ और चीज़ें भी शुरू करा दी हैं, ठीक है ना, आलिम का शॉर्ट कोर्स शुरू करा दिया वगैरह वगैरह। तो ये जो डेटा होता है ये फिर आपके बड़े काम में आने लगता है जब लोग इस तरह से करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? लीड मैग्नेट कहलाता है, या कस्टमर का कॉल टू एक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आज तक हमारा टॉपिक था, और मेरे ख्याल से मैंने इसको बड़ी सिंपल करके इस तरह करने की कोशिश की है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा आसानी से। लेकिन अब हम इंशाल्लाह इसको आगे जाके और क्या लिखना होता है और किस तरह लिखना होता है इसके बारे में हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो मैं फिल वक्त रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, फिर इंशाल्लाह थोड़े मिनट से तो बात करते हैं।